इस गहन विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। जीवन और सीखने की राह में जो बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन्हें हम सिर्फ झेले नहीं, बल्कि उन्हें विकास के ग्रोथ के अवसरों में कैसे बदलें। इसके लिए हमारे पास शिव नारायण जी का लिखा एक लेख है, कन्वर्ट चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये तक्षशिला पेज साइट पर प्रकाशित हुआ है और ये लेख कुछ नई सी लगने वाली अवधारणाओं पर बात करता है, जैसे मोटर विज्ञान यानी मोटर साइंस और ज्ञानराफी लर्नोग्राफी। जी। ज्ञानराफी मतलब सीखने की प्रक्रिया को मस्तिष्क के नजरिए से समझना। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझना कि कैसे शारीरिक क्रिया फिजिकल एक्शन और मूवमेंट हमारे सीखने, हमारे व्यवहार और हमारी पर्सनल ग्रोथ के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। अक्सर हम समस्याओं को सोच कर हल करने की कोशिश करते हैं, पर क्या हो अगर जवाब करने में छिपा हो। चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है, जैसे पढ़ाई में मुश्किल हो रही है, या व्यवहार में कोई दिक्कत है, या इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, या फिर काम में कोई रुकावट है, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? शायद कोई लेक्चर सुनते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, या फिर कुछ नियम फॉलो करने लगते हैं, है ना? ज्यादातर तरीके दिमागी या फिर बातचीत पर ही आधारित लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पारंपरिक दृष्टिकोण वो ज्यादातर संज्ञानात्मक या मौखिक ही होता है। हम मानते हैं कि समाधान जो है वो दिमाग में मिलेगा या शब्दों में मिलेगा। लेकिन तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस और मोटर लर्निंग यानी गति के माध्यम से सीखने का विज्ञान, ये एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। नई रिसर्च ये बता रही है कि मानव मस्तिष्क सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है। इसका जो मूल डिजाइन है वो गति करने, चलने फिरने और दुनिया के साथ शारीरिक रूप से जुड़ने के लिए बना है। अच्छा। हाँ, और यहीं पर मोटर विज्ञान एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प बनकर उभरता है। ये सिर्फ हिलना डुलना नहीं है जैसा लोग समझ सकते हैं। ये उन न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो हमारी गति, हमारे कोऑर्डिनेशन और शारीरिक क्रियाओं से सीखने को कंट्रोल करती हैं। मोटर विज्ञान एक तरह का ढांचा देता है ये समझने के लिए कि कैसे शारीरिक क्रियाएं हमारी सोचने समझने की क्षमता कॉग्निटिव फंक्शन, भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता और हमारे व्यवहार के नतीजों को बेहतर बना सकती हैं। ये पारंपरिक तरीकों से आप देखें तो बिल्कुल अलग है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी सा लगता है कि हमारा दिमाग चलने फिरने के लिए बना है, न कि सिर्फ बैठे रहने के लिए। तो फिर ये काम कैसे करता है? जब हम कोई शारीरिक क्रिया करते हैं तो मस्तिष्क के अंदर असल में होता क्या है? देखिए, जब हम कोई उद्देश्यपूर्ण शारीरिक क्रिया करते हैं पर्पसफुल फिजिकल एक्शन, तो मोटर विज्ञान मस्तिष्क के कुछ खास हिस्सों को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। इनमें शामिल है बेसल गैंग्लिया, जो आदतों और कुशल गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। फिर है सेरिबेलम, जो हमारे संतुलन, समन्वय और सीखने में भूमिका निभाता है। और मोटर कॉर्टेक्स, जो हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पर मजे की बात यह है कि ये क्षेत्र सिर्फ गति के लिए नहीं है। हाँ, ये स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने से जुड़े जो तंत्रिका पथ हैं, न्यूरल पैथवेज, उनको भी मजबूत करते हैं। इसीलिए जब सीखने और व्यक्तिगत विकास में गति आधारित तरीकों का इस्तेमाल होता है, तो व्यक्ति विषय के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ता है, जानकारी तेजी से दिमाग में बैठती है और व्यवहार पर भी बेहतर नियंत्रण आता है। स्रोत में जिस अध्ययन का जिक्र है, उसका एक अहम मकसद मोटर विज्ञान के इसी न्यूरोलॉजिकल आधार की पड़ताल करना भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अक्सर समस्याओं को हल करने के लिए शांत बैठकर सोचने लगते हैं, है ना? जबकि शायद सही तरह की गतिविधि या शारीरिक क्रिया उस समस्या को सुलझाने या सीखने की कुंजी हो सकती है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये पारंपरिक ज्ञान को एक तरह से चुनौती देता है। हम स्थिरता में समाधान ढूंढते हैं, जबकि हो सकता है गति में समाधान छिपा हो। यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अकादमिक चुनौतियों की बात करते हैं, जैसे छात्रों को कुछ याद रखने में दिक्कत होती है, या मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, प्रेरणा की कमी महसूस होती है। इन आम समस्याओं में मोटर विज्ञान कैसे मदद कर सकता है? हाँ, ये तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की बहुत जानी पहचानी चुनौतियां हैं। मोटर विज्ञान इस मॉडल को एक तरह से पलट देता है। ये निष्क्रिय सुनने या पढ़ने के बजाय सक्रिय करने पर जोर देता है। इसमें कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे एक है कार्य विशिष्ट सीखना, टास्क स्पेसिफिक लर्निंग। सिर्फ पढ़ना नहीं,
बल्कि उस ज्ञान से जुड़ा कोई वास्तविक कार्य करना। अच्छा, जैसे? मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं तो शायद उस दौर का कोई मॉडल बनाना। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पुस्तक से मस्तिष्क, ब्रेन पेज बनाना, बुक टू ब्रेन, ब्रेन पेज मेकिंग। सोचिए, आप किसी विषय को पढ़कर उसे सिर्फ नोट नहीं कर रही, बल्कि उसे अपने हाथों से एक विजुअल स्ट्रक्चर, एक माइंड मैप या फ्लो चार्ट के रूप में बना रही हैं। ये शारीरिक क्रिया है। हाँ हाँ। और ये क्रिया जानकारी को दिमाग में गहराई तक पहुंचाती है। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये ज्ञान को मूर्त रूप देना है। तीसरा है परियोजना आधारित निष्पादन, मतलब किसी विषय को समझने के लिए उस पर आधारित कोई प्रोजेक्ट तैयार करना जिसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल हों। इन तरीकों से छात्र ज्ञान के साथ सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक और सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। लेखक शिवनारायण बताते हैं कि इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, बेहतर मेमोरी एंड कोडिंग। शारीरिक जुड़ाव हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच के सर्किट को मजबूत करता है, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार हैं। करके सीखी ही बात ज्यादा याद रहती है। सही बात है। दूसरा, केंद्रित ध्यान। ये थोड़ा हैरान कर सकता है, पर सही तरह की मोटर गतिविधियां असल में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। सच में? हमें तो लगता है ध्यान के लिए शांत बैठना पड़ता है। हाँ, पर ये गतिविधियां बेसल्स गैंग्लिया और सेरिबेलम को सक्रिय करती हैं, जो ध्यान और सटीकता को नियंत्रित करते हैं। तो केंद्रित शारीरिक क्रिया ज्यादा प्रभावी हो सकती है। तीसरा, तेज सीखने के चक्र। जब हम किसी मोटर क्रिया को दोहराते हैं तो ये मस्तिष्क की न्यूरल प्लास्टिसिटी, मतलब सीखने और बदलने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे किसी भी स्किल या विषय पर महारत हासिल करना तेज हो जाता है। अच्छा। और स्रोत में तक्षशिला मॉडल का भी जिक्र है। इसमें छात्र साइक्लोजेड रिहर्सल्स, मतलब ज्ञान को पक्का करने के लिए बार बार दोहराए जाने वाले लयबद्ध मोटर अभ्यास, जैसे किसी प्रक्रिया के स्टेप्स को बार बार करके देखना। हाँ बिल्कुल, और ब्रेन पेज मॉड्यूल्स, यानी ज्ञान का संरचनात्मक शारीरिक निरूपण, इनके माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये निष्क्रिय सीखने से बहुत अलग है। ये वाकई दिलचस्प है कि शारीरिक क्रिया ध्यान भी बढ़ा सकती है। अब अगर हम व्यवहारिक और भावनात्मक चुनौतियों की बात करें, जैसे किसी बच्चे या वयस्क में ध्यान की कमी हो, ADHD जैसा कुछ, या आवेगी व्यवहार हो, इम्पल्सिविटी, या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मुश्किल आ रही हो, क्या मोटर विज्ञान यहाँ भी कारगर है? क्योंकि यहाँ तो हम अक्सर काउंसलिंग या दवाइयों के बारे में ही सोचते हैं। बनाए रखने में चुनौती महसूस होती है। उन्हें अक्सर गति आधारित चिकित्सा, मूवमेंट बेस्ड थेरेपी और कार्य मॉड्यूलेशन, टास्क मॉड्यूलेशन से ज्यादा लाभ होता है। कार्य मॉड्यूलेशन वो क्या है? कार्य मॉड्यूलेशन का मतलब है किसी कार्य को इस तरह बदलना कि उसमें उद्देश्यपूर्ण शारीरिक क्रिया शामिल हो। स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे दोहराव वाले मोटर कार्य, पढ़ना, शायद उंगली रखकर पढ़ना, लिखना, साफ और सधे हुए अक्षर बनाना, स्केचिंग, विशिष्ट पैटर्न बनाना, या किसी उपकरण पर काम करना, जैसे कोई पहेली सुलझाना या मॉडल बनाना। ये गतिविधियां मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इंगेज करती हैं। ये हिस्सा प्लानिंग, निर्णय लेने और व्यवहार को नियंत्रित करने जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए महत्वपूर्ण है। इन कार्यों को करने से इन क्षमताओं में सुधार होता है। फिर हैं फाइन मोटर गतिविधियां, जैसे हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी का काम या संगीत वाद्य यंत्र बजाना, या कोई भी ऐसा काम जिसमें उंगलियों का बारीक इस्तेमाल हो। जैसे पेंटिंग करना। बिल्कुल। ये गतिविधियां मस्तिष्क के सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स को उत्तेजित करती हैं। इससे न केवल कोऑर्डिनेशन सुधरता है, बल्कि धैर्य और भावनात्मक विनियमन, मतलब अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता भी विकसित होती है, क्योंकि इन कामों में ध्यान और सटीकता की जरूरत होती है। और तीसरा, टीम आधारित मोटर चुनौतियां। सोचिए, कुछ लोग मिलकर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई ऐसी पहेली हल कर रहे हैं जिसमें शारीरिक समन्वय जरूरी है। हाँ, जैसे टीम बिल्डिंग गेम्स होते हैं। सही कहा। ऐसी गतिविधियां सहानुभूति, सहयोग और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। इस तरह व्यावहारिक और भावनात्मक चुनौतियां वो सिर्फ समस्याएं नहीं रहती, वो सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसर बन जाती हैं। आत्मानुशासन, सचेतनता, संतुलन और भावनात्मक परिपक्वता विकसित करने का जरिया बन जाती हैं। ये कमाल का है कि कैसे शारीरिक क्रियाएं हमारे व्यवहार और भावनाओं पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं। अब इसे पेशेवर दुनिया में लाते हैं। आजकल के वर्कप्लेस पर, दफ्तरों में रचनात्मकता की कमी,
टीम में तालमेल न होना या कम प्रोडक्टिविटी जैसी चुनौतियां बहुत आम है। क्या मोटर विज्ञान का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है? क्या मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन से हटकर कुछ और करने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। आधुनिक कार्यस्थल की ये चुनौतियां अक्सर निष्क्रिय कार्यशैली और संचार के पारंपरिक तरीकों से जुड़ी होती हैं। स्रोत बताता है कि मोटर विज्ञान यहाँ भी बदलाव ला सकता है। कैसे? जैसे मोटर चालित प्रशिक्षण सत्र। सोचिए ऐसे ट्रेनिंग सेशन जहां लोग सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि शारीरिक रूप से कुछ बना रहे हैं, किसी प्रक्रिया का अनुकरण कर रहे हैं या किसी समस्या को हल करने के लिए मॉडल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पावर पॉइंट नहीं। बिल्कुल। दूसरा, इंटरैक्टिव समस्या समाधान कार्य, जहां टीमों को मिलकर किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजना होता है, जिसमें शारीरिक गतिविधि, योजना बनाना और मिलकर काम करना शामिल हो। और भूमिका आधारित सिमुलेशन, जहां लोग किसी स्थिति का अभिनय करते हैं जिससे वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से उस भूमिका को समझ सकें। ये काम क्यों करता है? क्योंकि इस तरह की गतिविधियां मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों हेमिस्फेयर्स को उत्तेजित करती हैं, रचनात्मक सोच के लिए दाहिना गोलार्ध और विश्लेषणात्मक सोच के लिए बायां। साथ ही यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी सक्रिय करता है, जो निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जब संगठन अपने लीडरशिप ट्रेनिंग और टीम बिल्डिंग में इन मोटर आधारित तकनीकों को शामिल करते हैं, तो वे ऐसी टीमें बना सकते हैं जो ज्यादा लचीली, अनुकूलनीय और एक्शन ओरिएंटेड हों। इस तरह पेशेवर चुनौतियां भी बेहतर प्रदर्शन, नवाचार और टीम के विकास के अवसर बन जाती हैं। ये सिर्फ सोचो और करो नहीं, बल्कि करो और सीखो का मॉडल है। तो मतलब कम पावर पॉइंट स्लाइड्स और ज्यादा एक्टिव हाथों हाथ वाले वर्कशॉप्स, ये तो कई लोगों को पसंद आएगा। आपने शुरू में ज्ञानाग्राफी का भी जिक्र किया था, स्रोत में भी इसका उल्लेख है। ये मोटर विज्ञान से कैसे जुड़ता है? क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग-अलग काम करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। ज्ञानाग्राफी और मोटर विज्ञान अलग अलग हैं, लेकिन गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानोग्राफी को आप कह सकते हैं मस्तिष्क के दृष्टिकोण से सीखने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये एक व्यापक ढांचा है और मोटर विज्ञान इसका एक अभिन्न अंग है। ज्ञानोग्राफी ये समझने की कोशिश करता है कि मस्तिष्क सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखता है, और इसमें शारीरिक क्रिया की भूमिका केंद्रीय है। अच्छा, तो ज्ञानोग्राफी अम्ब्रेला टर्म है। हाँ, एक तरह से। स्रोत के अनुसार ज्ञानोग्राफी के ढांचे के भीतर मोटर विज्ञान इस तरह काम करता है। पहला, ब्रेन पेज मॉड्यूल। जैसा हमने पहले बात की, ये मोटर क्रिया के माध्यम से ज्ञान को संरचना देने का तरीका है। ज्ञानोग्राफी में ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का मूल तत्व है, ज्ञान का शारीरिक निर्माण। मतलब उस बनाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दूसरा, लघु विद्यालय प्रणाली, मिनिएचर स्कूल सिस्टम। ये पारंपरिक निष्क्रिय कक्षाओं का विकल्प है। ये छोटी, सक्रिय, टीम आधारित सीखने की जगह है, जहां छात्र मिलकर शारीरिक कार्यों और परियोजनाओं के माध्यम से सीखते हैं। यहां मोटर सहभागिता केंद्र में होती है। ये सिर्फ छोटे क्लासरूम नहीं, बल्कि सक्रिय सहयोग के केंद्र हैं। ठीक है। और तीसरा, कार्य फॉर्मेटर। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत या टूल है जो ये तय करता है कि किसी ज्ञान या कौशल को सीखने के लिए कौन सी विशिष्ट मोटर क्रिया या कार्य सबसे प्रभावी होगा। ये सीखने के कार्य को शारीरिक निष्पादन के लिए डिजाइन करता है। ये सिर्फ निर्देशों की सूची नहीं, बल्कि सीखने के लिए कैसे करें का शारीरिक खाका है। तो आप देख सकती हैं कि ज्ञानग्राफी एक बड़ी फिलॉसफी है और मोटर विज्ञान उसका एक्शन वाला हिस्सा है। यहां आकर्षक बात ये तालमेल है, ये जुगलबंदी। ये सुनिश्चित करता है कि सीखने वाला केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहा है, बल्कि उसे शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से निर्मित कर रहा है, उसका सक्रिय रूप से निर्माण कर रहा है। ये संयोजन हर चुनौती को सिर्फ एक बाधा नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक सार्थक, मल्टी डायमेंशनल सीखने के अनुभव में बदल देता है। समझ गई। तो ज्ञानग्राफी सीखने का क्यों और क्या है, और मोटर विज्ञान उसका महत्वपूर्ण कैसे है, खासकर शारीरिक क्रिया के जरिए। अगर हमें इस पूरे विश्लेषण और स्रोत में दिए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को कुछ बिंदुओं में समेटना हो, तो वे क्या होंगे? सार क्या है इस सब का? हाँ, मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में इस तरह देखा जा सकता है जैसा कि स्रोत में बताया गया है। पहला, मोटर विज्ञान हमारे मस्तिष्क के उन सॉकेट को सक्रिय करता है जो सीखने और व्यवहार के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, खास तौर पर बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक। दूसरा, शारीरिक कार्य करके सीखना ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने यानी लॉन्ग टर्म रिटेंशन को काफी बढ़ाता है। करके सीखना सिर्फ सुनकर सीखने से ज्यादा टिकाऊ है।
ये तो अनुभव से भी लगता है। बिल्कुल। तीसरा, क्रिया आधारित शिक्षा कक्षा में होने वाली चिंता और कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को कम करती है। जब शरीर सक्रिय होता है तो दिमाग कम थकता है। चौथा, दोहराव वाले उद्देश्यपूर्ण मोटर कार्य व्यवहारिक और भावनात्मक चुनौतियों को सुधारने और नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। पांचवां, मोटर विज्ञान टीम वर्क, संचार और नेतृत्व क्षमता को बेहतर बनाता है, खासकर जब इसे लघु विद्यालयों जैसे सहयोगी और क्रिया आधारित माहौल में लागू किया जाता है। छठा, ज्ञानोग्राफी के सिद्धांत मोटर विज्ञान के लाभों को और ज्यादा बढ़ाते हैं, उसे एक समग्र सीखने के अनुभव में इंटीग्रेट करते हैं। और सातवां, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो परिवर्तन है चुनौती से अवसर तक का, ये मेजरेबल है, मापने योग्य है और रेप्लिकेबल है, मतलब प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य है। इसके परिणाम देखे जा सकते हैं और इन तरीकों को सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये रेप्लिकेबल है। जी हाँ। तो मूल विचार बहुत सीधा और शक्तिशाली है। उद्देश्यपूर्ण गति, शारीरिक कार्य का निष्पादन और हाथों हाथ सीखना, ये सिर्फ हमारी याददाश्त और ध्यान को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि चिंता को भी कम करते हैं, व्यवहार में सुधार लाते हैं और यहाँ तक कि नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ावा देते हैं। जैसा कि स्रोत इसे खूबसूरती से कहता है, यह सिर्फ गति के बारे में नहीं है, यह आगे बढ़ने के बारे में है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये बिल्कुल साफ है कि मोटर विज्ञान और ज्ञानग्राफी हमें सीखने और चुनौतियों का सामना करने के एक नए तरीके की ओर ले जा रहे हैं। ये निष्क्रिय सोच से सक्रिय करने की ओर एक वाकई महत्वपूर्ण बदलाव है। ये सिर्फ एक एकेडमिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है जिसे जीवन के कई क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। सही कहा। स्रोत का आह्वान भी यही है कि हम शिक्षा पर पुनर्विचार करें, छात्रों को ब्रेन पेश निर्माण जैसी तकनीकों से सशक्त करें, शिक्षकों और अभिभावकों को इस नई समझ के लिए प्रशिक्षित करें, क्रिया आधारित ब्रेन पेश स्कूल बनाएं और नेतृत्व में भी मोटर विज्ञान के सिद्धांतों को अपनाएं। ये एक तरह से पूरी व्यवस्था में क्रिया को, गति को केंद्र में लाने का सुझाव है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जो शायद हम सबको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करें। क्या हमारा आजकल का बढ़ता हुआ गतिहीन जीवन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो स्क्रीन पर इतना केंद्रित है, क्या ये अनजाने में हमारे लिए और ज्यादा चुनौतियां पैदा कर रहा है, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क की गति और क्रिया आधारित सीखने की जो एक अंतर्निहित, एक प्राकृतिक आवश्यकता है, उसका कम उपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपनी एक मौलिक क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम एक व्यक्ति के तौर पर इस क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में, चाहे वो सीखना हो, काम करना हो या समस्या समाधान हो, उसमें छोटी छोटी उद्देश्यपूर्ण मोटर क्रियाओं को सचेत रूप से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। शायद बड़े बदलावों का साथ साथ रोजमर्रा की छोटी छोटी शारीरिक क्रियाओं में भी गहरा समाधान छिपा हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।